हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेक मैथ्स इजी पर। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ क्लास 10th के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। क्या कराने वाला हूँ? बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आपके परसों बोर्ड के एग्जाम में आपको दिख जाएंगे, डायरेक्ट दिखेंगे। सही कह रहा हूँ, अगर आपने ये सीरीज को फॉलो कर लिया, आपने मतलब ये वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से फॉलो कर लिया, एक बार लगा के देख ली, घर पे प्रैक्टिस कर ली, तो डैम श्योर कह रहा हूँ मैं, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा जितने भी चैप्टर कराऊंगा अभी उनमें से। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैप्टर 2 से। स्टार्ट क्या कर रहे हैं हम? चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है इफ अल्फा एंड है यहाँ पे, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 देन फाइंड द 1 बाय अल्फा क्यूब प्लस 1 बाय बीटा क्यूब। तो सबसे पहले तो आपको बेटा फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्या याद होनी चाहिए आपको? फॉर्मूले याद होनी चाहिए। देखिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सही में कह रहा हूँ। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और ढांचू सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखिए, हमें निकालना क्या है पहली बात तो 1 बाय अल्फा। चलो थोड़ा मैं पहले इस इक्वेशन को लेता हूँ। पी एक्स क्या दे रहेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 6 दे रहेगा, नहीं दे रहेगा? तो अब यहां से आप क्या निकाल सकते हो? एबीसी निकाल सकते हो। ए बराबर 1, बी बराबर 1 और सी बराबर माइनस 6। निकाल लिया आपने एबीसी। अब एबीसी निकालने के बाद छोटा सा काम और कर लेते हैं हम। क्या कर लेते हैं हम? इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें करना है 1 बाय अल्फा क्यूब प्लस 1 बाय बीटा क्यूब फाइंड करना है। यही तो फाइंड करना है। तो मैं इसका क्या करता हूँ? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब के अपॉन में अल्फा बीटा की होल क्यूब लिख सकता हूँ। मैं ऐसे लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। तो अब मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पर अब सॉल्व कर रहा हूँ। यहीं से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया यहाँ से। उसके बाद ये लिखना है आपको। और फिर इसके बाद में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को मैं कैसे लिख सकता हूँ? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अल्फा क्यूब, एक मिनट बेटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के अपॉन में अल्फा बीटा की होल क्यूब। यही निकालना है ना हमें? एक बार चेक कर लीजिए बहुत जल्दी से। यही निकालना ना हमें? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब नीचे अपॉन में अल्फा बीटा की होल क्यूब। देखिए किसके बराबर होता है? अल्फा क्यूब अल्फा प्लस बीटा, क्या अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की होल क्यूब माइनस में 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा के अपॉन में अल्फा बीटा की होल क्यूब। ये लीजिए, ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा की होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा के बराबर ही होता है आपका। तो मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या है? अल्फा बीटा क्या है? अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स। अल्फा बीटा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं हम। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? सम ऑफ द रूट्स क्या होता है आपका? सम ऑफ द रूट्स होता है आपका बी बाई ए माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है आपके यहाँ पर? बी की वैल्यू भी 1 है, ए की भी वैल्यू 1 है। जब डालोगे 1/1 और आंसर क्या है? यू विल गेट आंसर -1। ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है आपका? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है आपका? होता है आपका सी बाई ए। क्या होता है आपका? सी बाई ए। सी देखिए आपका क्या है? 6 है, -6 और ये क्या है? 1। क्या आंसर आ गया? -6 आगे नहीं आ गया? ये आगे नहीं आ गया? अब ये अल्फा यानी सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, यानी रूट्स को जोड़ दो। और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट का मतलब होता है रूट को गुणा करके लिख दो, यानी मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो यहां तक समझ में आया तो इसे जल्दी से नोट करिए, क्योंकि मैं इसे रफ करने वाला हूँ। यहाँ इतने को रफ करूंगा और आंसर निकाल दूंगा इसका। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ पे लिख लीजिए। सम आ रहा है यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? -1 आ रही है। और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? -6 आ रही है। मैं इसे रफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे डाल दीजिए सम ऑफ यानी अल्फा प्लस बीटा की क्यूब, यानी -1 की क्यूब -3 -6 और -1 के अपॉन में -6 की होल क्यूब। यही तो आएगा। अब यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा? -1 की क्यूब -1 और ये हो जाएगा -18 के अपॉन में 6 की क्यूब कितनी होती है? 216 ये होती है। देखिए कैसे करा? देखो 3 6 18 माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस तो माइनस आ गया। तो अभी कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा -19 बाय में
इसका आंसर क्या हो जाएगा, -19y में -216, माइनस से माइनस कट गया तो आंसर क्या आ गया, 19y में 216। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से नोट करिए, बहुत हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो हर बार पेपर में आ जाता है। जल्दी से नोट कर लीजिए, घटिया सा क्वेश्चन था। तो आई होप आप सबने नोट कर लिया हो, तो मैं कर देता हूँ इसे। देखिए एक आध दो प्रकार के बस और क्वेश्चन बनते हैं आपके यहाँ पर, थोड़े से बेसिक बता देता हूँ। देखिए क्या, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, क्या बनानी है मुझे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स, और अल्फा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब मुझे मान लो क्यूबिक इक्वेशन बनानी है, पिछली बार आया था पेपर में क्वेश्चन क्यूबिक इक्वेशन की, फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन, रूट्स दे रहे हैं आपके ऐसे। तो ये क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस में अल्फा बी प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस में अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा प्लस में सॉरी माइनस में माइनस प्लस माइनस अल्फा बीटा गामा। ये क्वेश्चन आया था आपको, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू डालनी थी, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू डालनी थी, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन करा देता हूँ, रुक जाइए, ये लीजिए। मुझे सम क्या दे रखा है, मुझे सम दे रखा है, यानी अल्फा प्लस बीटा दे रखा है मुझे 1/4, अल्फा बीटा मुझे क्या दे रखा है, 1/4 दे रखा है, और प्रोडक्ट क्या दे रखा है मुझे, -1 दे रखा है। मुझे बनानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मुझे क्या बनानी है आपकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा ये दे रखा, और ये किसके बराबर दे रखा है, अल्फा बीटा के, किसके बराबर दे रखा है, अल्फा बीटा के दे रखा है। तो डाल दो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 1/4x प्लस में प्लस और माइनस का अल्फा बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4x प्लस माइनस -1। अब देखिए ये भी यहां तक भी आपका आंसर ठीक हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा और भी सॉल्व करा जा सकता है। क्या करिए आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या करिए आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए बहुत जल्दी से, ये ऐसे पेपर में आते हैं क्वेश्चन, देखिए जल्दी से। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करा रहा हूं बस बहुत जल्दी से, फिर ये आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा बहुत तो इंट्रोडक्शन तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता हो तो प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिए, इससे मैं आपके लिए वो वीडियो भी प्रोवाइड कर दूं थोड़ी सी, इसमें बेसिक बताया गया हूं। देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्या, फाइंड द जीरोस, हमें जीरोस फाइंड करने, किसके, हमें जीरोस फाइंड करने की इक्वेशन है 6x² माइनस 3 और माइनस का 7x। इसकी मुझे जीरोस फाइंड करने हैं, क्या फाइंड करने, पहली बात तो जीरोस फाइंड करने हैं, और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स, यानी जीरोस और कोफिशिएंट के बीच की रिलेशनशिप भी वेरीफाई करनी है। तो देखिए कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा मैं, तो 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, कुछ इस तरीके से लिख दूंगा। इसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। जब मैंने इसे इस तरीके से लिख दिया तो अब मुझे क्या करना होता है, देखो पहला स्टेप, ध्यान से सुनना, बहुत इजी है, और ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं ऐसी वाली, यही वाले। देखो पहला स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख लो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, पहला स्टेप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आया, 6 आया, लिख दो। लिखो मत, मतलब माइंड में सोच लो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 6 आया, तो जो भी कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का उसे मल्टीप्लाई कर दो कांस्टेंट नंबर से। तो मैंने मान लो मल्टीप्लाई भी कर दिया, मल्टीप्लाई करके भी आंसर मन में सोच लेंगे, या साइड में लिख लो अगर मन में नहीं कर पा रहे, तो 18 आ रहा है। तो अब आपको 18 को कुछ ऐसे फैक्टर में ब्रेक करना है जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे तो 18 आ जाए, ऐसे दो नंबर में तोड़ो 18 को जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे तो 18 है, लेकिन माइनस करने पे 7 है, लेकिन माइनस करने पे क्या है आपका, 7 है। तो मैं सोच रहा हूं, आगे मेरे दिमाग में मैंने सोचा 9 और 2 को मल्टीप्लाई करता हूं तो हाँ जी 18 आ रहा है, 9 और 2 को माइनस करता हूं तो हाँ जी 7 आ रहा है, तो काम बन गया, जय बाबा की। देखिए कैसे करते हैं इसे, तो ये सोच लिया, बस यहीं तक एक डिफिकल्टी, बस थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डालना, बस खत्म काम। 6x², अब ये -7 की जगह बस ये लिख दीजिए 9 और 2,
ये पहले प्लस का x लिख दीजिए और फिर 9 और 2 लिखिए और जो यहाँ पर यहाँ वाला साइन है वो बीच में घुसेड़ दीजिए, घुसेड़ दिया हमने और फिर -3 का एसिटीज। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों कि यहाँ मैंने प्लस x क्यों लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, आप प्लस x लिखिए। क्यों? क्योंकि अगर आप वैसे प्लस x नहीं लिखोगे -x लिखोगे तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, 2 - 9 हो जाएगा। तो बाहर आप प्लस ही रहने दीजिए कि ये प्लस क्या बनाता है, पॉजिटिविटी क्रिएट करता है और पॉजिटिविटी बहुत जरूरी होती है लाइफ में, ठीक है, चाहे वो लाइफ हो चाहे वो क्वेश्चन हो। तो यहाँ तक बात क्लियर। तो जब यहाँ तक बात आपको क्लियर हो ही गई तो इसे और सॉल्व कर दीजिए। 6x² प्लस में 9 के मल्टीप्लाई करोगे x से तो 9x, x के मल्टीप्लाई -2 से करोगे तो -2x और -3। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आ रहा है, मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ यहाँ पे 3x कॉमन आ पा रहा है। तो जब 3x कॉमन लूंगा बाहर तो इसे बताऊं के अंदर क्या बचेगा आपका 2x + 3, ये आपका बच जाएगा। देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6, x की मल्टीप्लाई x से करी तो x², 3x की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 9x आ जाएगा। अब यहाँ पर मुझे क्या कॉमन आ रहा है, -1 कॉमन आ रहा है जी, ये लो -1 ले लिया कॉमन, अंदर क्या बच गया 2x + 3। अब देखो जब तक आपके ये दोनों सही नहीं आएंगे तब तक समझ लेना आपका आंसर गलत है, लेकिन मेरे तो सही आ रहे हैं ना, सेम आ रहे हैं, मतलब ये दोनों जब तक सेम नहीं आएंगे तब तक आपका आंसर गलत होगा, लेकिन मेरे सेम आए दैट मीन्स हमारा आंसर सही है। तो अब देखिए क्या करिए, 2x + 3 लिख दीजिए और इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए 3x - 1 और अब इन्हें क्या कर दीजिए 0 के इक्वल पुट कर दीजिए 0। तो 2x + 3 बराबर में 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, देखिए प्लस का 3 है उधर जाके -3 बन जाएगा, ये अब इधर क्या बच गया 2x बच गया। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा -3/2। अब यहाँ इसे सॉल्व कर दीजिए, देखिए 3x - 1 = 0, 3x माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मेरी x की 2 वैल्यू आ गई, क्या आ गई 2 वैल्यू आ गई। अब 2 वैल्यू क्यों आई जी सर, इसलिए आई मेरे बेटे क्योंकि यहाँ डिग्री ऑफ कोएफिशिएंट क्या है 2 है, डिग्री ऑफ कोएफिशिएंट क्या है 2। अगर डिग्री ऑफ कोएफिशिएंट 3 हुआ तो 3x की वैल्यू आती, अगर डिग्री ऑफ कोएफिशिएंट 4 हुआ तो 4 वैल्यू आती, अगर डिग्री ऑफ कोएफिशिएंट गुइया हुआ तो गुइया x की वैल्यू आती। ठीक है, समझ गए। देखिए अब रिलेशन वेरीफाई करनी है, वेरीफाई करनी है। देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, इसे करिए -b/a क्या हो जाएगा -b यानी -b में a। देखिए यहाँ पे आप abc की वैल्यू दोबारा निकाल दीजिए, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -3। a होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b होता है x कोएफिशिएंट, c होती है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और अब अल्फा प्लस बीटा को जोड़ के लिख दीजिए -3/2 प्लस 1/3 माइनस प्लस, और इसे जोड़ोगे तो 3 × 9 और फिर 2 × 2 घटाओगे तो 7 आ जाएगा, क्या अपॉन में 2 × 3 अच्छी आ जाएगा। ये क्या करा 3 की 3 से मल्टीप्लाई करी 9 आया माइनस का 9 और फिर 2 × 1 = 2 तो 9 में से 2 को घटाओगे कितना हो जाएगा आपका माइनस का, और फिर 3 × 2 = 6 हो गया। ठीक है, बात करो 44। ठीक है, समझ में आया, ये आ गया 7/6। तो बस यहीं तक होता है आपके चैप्टर 2 के क्वेश्चन, बहुत ही इजी है। क्यूबिक के आ जाएंगे, क्यूबिक के बस इसी तरीके से करने, थोड़ा एक बार क्यूबिक का थोड़ा सा रिलेशनशिप का बता देता हूँ आपको मैं। क्यूबिक के भी क्वेश्चन ऐसे होंगे बेटा, ज्यादा बहन करनी होती क्यूबिक के, और क्यूबिक के ज्यादातर आते भी नहीं, क्वाड्रेटिक के गिरे पड़े रहते हैं पेपर में। क्या होती है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या होता है आपका -b/a, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, क्या होता है आपका c/a, और फिर अल्फा प्लस बी अल्फा बीटा गामा, सॉरी अल्फा बीटा गामा क्या होता है d/a, वो भी -d/a। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आ गई पेपर में तो, क्योंकि फिर आपको कोई भी नहीं बताएगा ये चीज। ठीक है, यही तो वो आपका 2 चैप्टर कंप्लीट। अगर 2 चैप्टर में मजे आए तो बता दीजिए जल्दी से, अगर 2 चैप्टर में मजे आए हों तो बता दीजिए बहुत जल्दी से। ठीक है, तो देखिए मैं आपको 3 चैप्टर करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ 3 चैप्टर को होती है। ठीक है, 3 चैप्टर में क्या है, थोड़ी बहुत आप लाइन के बारे में पढ़ लीजिए, लाइन की चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पेपर में। ठीक है, लाइन
लाइन कैसी होती है, देखिए दो तो तीन तरीके की लाइन होती है, एक तो होती है इंटरसेक्टिंग, एक होती है इंटरसेक्टिंग और दूसरी होती है आपकी पैरेलल लाइन और तीसरी आपकी क्या होती है, तीसरी आपकी होती है इंटरसेक्टिंग लाइन और एक लाइन पहले पढ़ते हैं हम, इंटरसेक्टिंग लाइन ये वाली जो एक दूसरे को एक पॉइंट पे काट रही है। अगर ऐसी लाइन है तो इनके क्या होंगे, आपके यूनिक सॉल्यूशन होंगे और दूसरी बात ये क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। तीसरी बात क्या होगी, इनकी एक रिलेशन होती है a1 by a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 आएगा यहां पर, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन होना बेटा, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन होना, ठीक है। अब एक और तरीके की लाइन देख लेते हैं, पैरेलल लाइन जिसे कहते हैं। पैरेलल लाइन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन कहते हैं हम, यहाँ पर क्या होते हैं, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता क्योंकि एक दूसरे को काट ही नहीं रही, जब तक एक दूसरे को नहीं काटेंगे तब तक सॉल्यूशन नहीं होंगे। और सॉल्यूशन का मतलब अगर आपको नहीं पता ना, तो सॉल्यूशन का मतलब बेसिकली ये होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसा कोऑर्डिनेट एक्स वाई जो इन दोनों लाइन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई का मतलब अगर इस कोऑर्डिनेट को इन इक्वेशन ऑफ लाइन में डालोगे तो वो जीरो डाल देगा, आपको जीरो दे देगा। क्या दे देगा वो, आपको जीरो दे देगा। तो देखिए ये हो गया, नो सॉल्यूशन होता है पहली बात तो यहाँ पर ये, और क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट होता है, यहाँ पर क्या रिलेशन होती है, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 डज नॉट इक्वल टू c1 by c2, ठीक है। तीसरी प्रकार की लाइन बता रहा हूं, कोइंसिडेंट लाइन। क्या कोइंसिडेंट का मतलब एक पे गिरी है, इसे मान लो एक ही लाइन है, एक ही लाइन है, इस वाली लाइन को नीचे वाली लाइन के ऊपर मैं जब रख दूंगा तो कुछ इस टाइप की बन जाएंगी, आपकी कुछ इस टाइप की बन जाएंगी, नहीं बन जाएंगी। तो यहां पर आपके क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। दूसरी बात क्या है, यहां पर ये कंसिस्टेंट होंगी। कंसिस्टेंट का भी मैंने मतलब बताया था, क्या होता है, सॉल्यूशन होना। क्या होना, सॉल्यूशन होना। और तीसरी बात क्या है, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 होता है। इसे बहुत जल्दी नोट कर लीजिए, पेपर के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसके बेस पे क्वेश्चन करा रहा हूं, जल्दी से पहले नोट कर लीजिए। अब देखिए मैं आपको करा रहा हूं क्वेश्चन, देखिए दो क्वेश्चन लिखे हैं, बस यही दो क्वेश्चन आपको करने हैं 3 चैप्टर में से। देखिए मैं पूरी बुक नहीं करा रहा, ना पूरी बुक कराऊंगा, ना पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा, ना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली फ्रिक्वेंटली आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो वही ये सारे क्वेश्चन मैं वही करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन करेंगे। अब पहली बात तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्या इसमें ये है कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है। पेपर में कह रहा है कि क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो लाइन दे रही है आपको, दो इक्वेशन ऑफ लाइन दे रही है, क्या है आपकी, कोइंसिडेंट लाइन है। क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है। तो आप इसमें ए की वैल्यू बता दीजिए मुझे और बी की वैल्यू बता दीजिए कि क्या है, ए एंड बी की मुझे वैल्यू बता दीजिए। तो देखिए कैसे घटिया से क्वेश्चन है, टुच्चू सा। कैसे करेंगे, मैं आपको कोइंसिडेंट का मतलब क्या बताया था कि a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 होता है। होता ही नहीं होता, तो यहां पर करिए। यहां पर a1 पहले आप मैं लिख देता हूं आपके लिए, a1 हो जाएगा 2, a1 x का कोफिशिएंट, b1 क्या हो जाएगा 3 y का कोफिशिएंट, और c1 होता है कांस्टेंट टर्म। देखिए c1 क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। a2 देख लीजिए, a2 x का कोफिशिएंट a माइनस बी, b2 क्या होता है, y का कोफिशिएंट a प्लस बी, c2 क्या होता है आपका कांस्टेंट टर्म 3a प्लस 7b माइनस 2, ठीक है। अब क्या कर दीजिए, इन्हें डिवाइड कर दीजिए, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 कर दीजिए। तो जब आप a1 by a2 करेंगे तो 2 by में a माइनस बी इक्वल टू में 3 by में a प्लस बी इक्वल टू में 7 by में 3a प्लस बी माइनस 2। ये होगा नहीं होगा, जल्दी बता दीजिए ये होगा या नहीं होगा।
देखिए यही होगा। अब क्या करनी है हमें, दो दो कंडीशन ले लीजिए, एक ये पेयर ले लीजिए और एक ये वाला पेयर ले लीजिए, इन्हें सॉल्व कर दीजिए। जब इसे और इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे थोड़ा C2 इसे ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं C2 की वैल्यू, C2 इज इक्वल टू 3a प्लस में b माइनस 7। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऐसे कर लेता हूँ। देखिए जब इन्हें मैं सॉल्व करूँगा 2 के अपॉन में a माइनस b इज इक्वल टू 3 के अपॉन में a प्लस b, तो इसे सॉल्व करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2a प्लस का 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b हो जाएगा। अब देखिए 3b इधर माइनस के इधर आके प्लस हो जाएगा, 2b प्लस 3b। अब ये 2 इधर प्लस का तो उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें तो आपको पता नहीं चाहिए, हर एक स्टेप नहीं कर रहा तो बहुत ज्यादा लेंथ हो जाएगा। 2a और 3b कितना हो जाएगा आपका, 5b हो जाएगा। 3a में से 2a घटाया तो a हो जाएगा, यानी a बराबर क्या आ रहा है आपका, 5b आ रहा है। a बराबर क्या आ रहा है, 5b आ रहा है। अब इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए, 3a प्लस b 7 में 3a प्लस b माइनस 2, a की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। a की जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे तो 5b प्लस b इज इक्वल टू 7 में 3 इंटू 5 b प्लस में b माइनस 2, ये होगा नहीं होगा, ये 3 लिखा है, थोड़ा सा यहाँ पे साफ करके लिख देता हूँ, 3 इंटू b 3 इंटू 5b। तो देखिए यहाँ क्या बनना आपका, यहाँ बनना 3 अपॉन में 6b, यहाँ क्या बनना है 3 अपॉन में 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 15 और प्लस b 16b माइनस 2। देखिए 1 जा 2 जा यानी 1/2b, यहाँ देख लीजिए 1 बाई में 2b इज इक्वल टू, ये 3 नहीं है आपका 7 है, ये 7 है के अपॉन में 16b माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जैसे आप क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 16b माइनस 2 इज इक्वल टू 14b। अभी इधर आ जाएगा b और ये उधर चला जाएगा 2, तो 2b बराबर 2 से 2 कटा, b की वैल्यू आ गई 1 और a किसके बराबर था 5b के, तो a की वैल्यू आ गई 5 इंटू में 1, a की वैल्यू आ गई 5। देखिए जल्दी से, देखिए कैसा है क्वेश्चन, मजे आए या नहीं आए अभी तक आपको? अगर अब जोश बढ़ा है या नहीं बढ़ा जल्दी से कमेंट करके बताइए। अब तो आई थिंक इतना तो जोश आपका बढ़ जाना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाना चाहिए कि हाँ अब हमें क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, इससे अलावा पेपर में क्वेश्चन नहीं रहेगा, और आ भी जाएगा तो छोटी सी सेंसिबल चीजें, आपने पूरे साल कोई चीज पढ़ी है थोड़ा बहुत तो आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डफर हो आप और 9th से उठ के डायरेक्ट ऐसा कर रहे हो कि बिल्कुल 10th पढ़े नहीं, बिल्कुल पूरे साल स्कूल नहीं गए और आप फिर आप करना चाहो तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू एंड फॉर योर टीचर ऑल्सो। ठीक है, तो प्लीज ऐसा ना सोचिए कि सारा यहीं से आएगा, थोड़े बहुत जो लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो तो आपको आने चाहिए। ठीक, यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट थ्योरी, सब चीज बताऊंगा आपको, बस देखना पड़ेगा आपको आराम से तसल्ली से। देख लीजिए क्या भाई बेहतरीन, ओहो कितना टफ क्वेश्चन है। देखिए आप क्या कर लीजिए, 1 बाई में x प्लस वाई को मान लीजिए a और 1 बाई में x माइनस वाई को मान लीजिए b। क्या मान लीजिए आप, b मान लीजिए। तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी आपकी, 10a प्लस में 2b इज इक्वल टू में 4, और ये वाली इक्वेशन कैसे बन जाएगी आपकी 15a प्लस 2b नहीं माइनस 5b इज इक्वल टू में -2। एलिमिनेट कर दीजिए दोनों को, एलिमिनेट करेंगे आप तो यहाँ पर 5 से और यहाँ 2 से, तो क्योंकि मैं b के कोएफिशिएंट सेम कर रहा हूँ। ठीक, तो ये हो जाएगा 50 है प्लस 10b इज इक्वल टू 20, 30a माइनस का 10b इज इक्वल टू में -4, इससे कट गया और 50 और 30 कितना हो गया 80a हो गया, 80a हो गया, और 20 में से जब 4 को माइनस करूंगा क्या लिखा है 20 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा ये आपका 16 हो जाएगा, और a बराबर क्या हो जाएगा 16 बटे में 80, 16 1 जा 16 5 जा, a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1/5 आ गई नहीं आ गई, आ गई नहीं आ गई। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, इनमें से किसी में भी एक में पुट वैल्यू ऑफ a
इन ईजी फर्स्ट मैंने इसे फर्स्ट मान लिया, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ पुट करिए सर, यहाँ पर 10 इंटू में 1/5 प्लस 2b इज इक्वल टू 4, 1 जा 2 जा तो 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 4, तो 2b बराबर में 4 माइनस 2, तो 2b बराबर में 2, तो 2 से 2 कट गया, b की वैल्यू आ गई 1। b आपका एक्चुअली में था क्या 1 बाय में x माइनस वाई बराबर में 1, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1 आ गई, x माइनस वाई की क्या वैल्यू आ गई आपके पास 1 आ गई। और यहाँ से आप यहाँ क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू क्या आती है आपके पास 1/5, वैसे एक्चुअली में a क्या था 1 बाय में x प्लस वाई, 1 बाय में x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5 सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, क्या कर दिया रेसिप्रोकल कर दिया। यहाँ तक चीज समझ में आई तो क्लियर करिए, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। देखिए अब क्या होगा, लिखिए x प्लस वाई बराबर में 5 और लिखिए x माइनस वाई बराबर में 1। y से y कट गया क्योंकि प्लस का y माइनस का y, x 2x 5 और 1 6, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 6/2 और x की वैल्यू हो गई 3, x की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, और y की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, y की वैल्यू नहीं निकाली अभी, तो x की इसमें डाल दीजिए। जैसे आप x में डालोगे तो 3 प्लस y बराबर में 5, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 सच दैट 2 आ गई y की वैल्यू। y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2 आ गई। तो ये यहीं आपका चैप्टर 3 खत्म होता है, यहाँ पे क्या होता है चैप्टर 3 खत्म होता है। 3 चैप्टर में इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। दैट इज इनफ फॉर यू फॉर योर कंपार्टमेंट एग्जाम। ओके स्टूडेंट, अब अपना मूव ऑन करते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 बहुत ही इजी है, अभी एक आध दो क्वेश्चन कराऊंगा बस बात खत्म। ऐसी चीजें कराऊंगा आपको, ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा मेनली जो बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि डायरेक्ट उठ के आ जाए आपके पेपर में, हाई प्रोबेबिलिटी की क्या डायरेक्ट उठ के आ जाए आपके पेपर में, ठीक है। तो 1 मिनट रुक जाइएगा। देखिए भी 3 क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx - 6 = 0 दे रखा है। तो हमें पहली बात तो क्या निकालनी, k की वैल्यू निकालनी है, और सेकंड बात क्या निकालना, हमें रूट निकालना है जो दूसरा रूट है, यानी इसके कितने रूट थे 2, एक दे रखा है 2, k की वैल्यू निकालनी है, सेकंड रूट निकालना। बहुत जल्दी से कराऊंगा, बहुत ही प्यार से। क्या है, पहले रूट दे रखा है 2 डाल दीजिए इस इक्वेशन में। जैसे आप 2 डालोगे आंसर में, जैसे आप 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर प्लस kx -6 बराबर में 0, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 प्लस kx -6 बराबर में 0, तो kx 8 में से 6 माइनस किया था तो प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, तो kx कहाँ आएगा 2k आएगा ना, ये तो 2k आएगा ना, 2k ये 2k आएगा, तो 2k + 2 इज इक्वल टू 0, तो 2k बराबर कितना आ गया आपका माइनस का 2 से 2 कैंसिल हो गया, k की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई, k की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। अब सेकंड रूट कैसे निकालेंगे, k की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए। पहली बात तो आप डालोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी 2x² माइनस का x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगी नहीं आ जाएगी। तो यहाँ से आप दूसरे रूट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, कैसे निकाल देंगे आपको, सम ऑफ रूट्स देख लीजिए क्या है, सम ऑफ रूट्स क्या देगा आपका अल्फा प्लस बीटा कितना जाएगा आपका -b/a, यानी 1/2 देगा आपका अल्फा की एक मुझे वैल्यू दे रही है 2, तो प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2, तो बीटा इज इक्वल टू 1/2 - 2, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, तो 1 - 4 के अपॉन में 2, बीटा की वैल्यू होगी -3/4, बीटा की वैल्यू कितनी आएगी -3/4 आ गई। अगर समझ में आया क्वेश्चन तो जल्दी बताइए। बहुत इजी था क्वेश्चन, और पेपर में आ चुका है, 2018 के पेपर में आया ये क्वेश्चन। मैं आपको प्रीवियस ईयर भी करा रहा हूँ, एनसीईआरटी भी करा रहा हूँ, साथ के साथ थोड़े अपनी तरफ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगर रूट्स बेसिकली आपको x की वैल्यू क्या दे रखी है, मतलब ये रूट्स दे रखे हैं आपको इक्वेशन की, कोई इक्वेशन दे रही है ये रही ax + 7x ax² + 7x + b = 0, और इसके रूट्स दे रखे हैं मुझे 2/3 और -3, तो मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है। बेहद बेकीमती क्वेश्चन है। देखिए सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा आपका, सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा आपका 2/3 -3, 2/3 - 3, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका प्लस, तो 9 माइनस का 7/3, आगे नहीं आ गया। अल्फा बीटा निकाल दीजिए, अल्फा बीटा कितना हो जाएगा आपका, अल्फा बीटा कितना आ जाएगा आपका, अल्फा बीटा आ जाएगा आपका
इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, क्या आएगा अल्फा बीटा, -2 आएगा, -2/3 इंटू में -3, तो 3 से 3 कट गया, आंसर क्या आ रहा -2। ठीक है, अब आपको अल्फा प्लस बीटा देगा, अल्फा बीटा देगा, इक्वेशन बना दीजिए आप, क्या होती है क्वाड्रेटिक फार्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा, तो डाल दीजिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना देगा आपको -7/3 x और प्लस में -2। ठीक है, अब देख लीजिए इसे क्या हो जाएगा, x² माइनस माइनस प्लस 7/3 x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो 3x² प्लस 7x माइनस 2 सॉरी -3 दूनी 6 इज इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन को कंपेयर कर दीजिए इससे, ax² प्लस 7x प्लस b बराबर में 0। देखिए a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई -6 आ गई। बताइए ताली, घटिया से क्वेश्चन के लिए, बहुत ही घटिया क्वेश्चन था, पेपर में आ चुका है ये भी क्वेश्चन भी, क्वेश्चन कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर। देखिए क्वेश्चन 3 बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक क्या मैं सिर्फ कर रहा हूँ पहली बात तो जल्दी से। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ mx इंटू 5x माइनस 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अधूरा ही क्वेश्चन रह गया तो, फाइंड m इफ mx इंटू में 5x माइनस 6 प्लस m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अच्छा देखिए क्या पूछ रहा है इसमें, आपको m की वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है m की वैल्यू पूछ रहा है। अगर आपका ये जो इक्वेशन है इसके पास इक्वल रूट्स है, क्या है इसके इक्वल रूट्स हैं, क्या है इक्वल रूट्स है, तो मैं देख लीजिए कैसे करते हैं। पहली बात तो अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये 5mx² माइनस 6mx और फिर कितना आ जाएगा प्लस का 9 बराबर में 0। यहां तक ठीक है, क्लियर। a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, a की वैल्यू हो जाएगी 5m, b की वैल्यू हो जाएगी -6m और c की वैल्यू हो जाएगी 9। क्लियर, 5mx² और फिर -6mx और हाँ ठीक है ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या पता है, जब भी इक्वल रूट्स होते हैं, 3 कंडीशन बता देता हूँ, नोट कर लीजिए बहुत जल्दी से। जब भी 2 इक्वल रूट्स होते हैं, क्या होते हैं 2 इक्वल रूट्स होते हैं, तो आपका क्या होता है b² माइनस 4ac बराबर होता है 0 के। अगर डिस्टिंक्ट होते हैं, क्या होते हैं डिस्टिंक्ट और रियल भी होते हैं, तो आपका क्या होता है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अगर आपके इमेजिनरी रूट होते हैं, क्या होते हैं इमेजिनरी रूट होते हैं, तो आपको क्या होता है b² माइनस 4ac लेस देन 0 होता है। और ये आपको केवल 11th में मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 5 में। ठीक है, तो देख लीजिए आपको बस ये दोनों कंडीशंस पढ़नी है, याद करनी है कि अगर 2 इक्वल रूट्स दे रखे होते हैं तो b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है। और अगर डिस्टिंक्ट रियल रूट होते हैं, यानी डिस्टिंक्ट का मतलब होता है एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यहाँ पर इक्वल है। ठीक है, तो मैं से बहुत जल्दी नोट कर लेता हूँ, आप बहुत जल्दी से इस कॉपी में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो देखिए आप कैसे क्वेश्चन करेंगे इसे, ये क्या हो जाएगा b² यानी -6m का स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 5m और फिर इंटू में 9 बराबर में 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्यों क्योंकि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 था। तो कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36m² माइनस 4 5 से 20m और इंटू में 9 में तो होगा भी नहीं भी हुआ 4 5 से 20 रहेंगे 180m इज इक्वल टू 0 आगे नहीं आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपकी 2m की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। पहली बात तो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, 6 मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा 6m मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर 6m माइनस में 3 आ रहा है ना, तो 3 और कॉमन आ जाएगा तो इंटू में 3m, तो जैसे मैंने यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर m हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, मतलब जैसे मैंने 6 इंटू 3 भी कॉमन ले लिया 6 18 36 और जैसे मैंने यहाँ से कॉमन लिया 6 18 यहाँ 10 बच गया 10 ये आ गया और इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे मैंने कॉमन लिया इसमें से क्या कॉमन आ रहा है मेरा 18 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 18 कॉमन लिया क्योंकि 18 2 36 18 रहेंगे 80। जैसे मैंने 18 कॉमन लिया तो आप मेरा आ गया ये 3 इंटू 6x इंटू में 2x माइनस 10 आ गया। देखिए अब या तो ये 0 हो जाएगा या तो ये 0 हो जाएगा या ये 0 हो जाएगा। तो पहली बात तो मैं इसको 0 करके लिख देता हूँ, 3 6 18 m बराबर में 0, तो m की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 0 हो गई। या तो m की वैल्यू 0 होगी या तो m की वैल्यू 2m माइनस 10 बराबर में 0 और 2m इक्वल्स टू में 10 और फिर m की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 10/2 5 हो जाएगी। ठीक है,
ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी एम की वैल्यू आ गई 5। यही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के, हम कर लेंगे चैप्टर नंबर 5। अगर आपको ये समझ में आया यहाँ तक तो प्लीज कमेंट करिए और जल्दी से बताइए कि आपको कैसे लग रही है ये वीडियो। फिर हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ, ठीक है। तो देखिए बेटा, अब हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में पहली बात तो मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ जो कि आपके लिए बेनिफिट होंगे। पहली बात तो एन का फॉर्मूला, ये पहले सबसे पहले मैं लिखवाता हूँ एन का फॉर्मूला। एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, पहला फॉर्मूला ये। दूसरा फॉर्मूला है आपका एन इज इक्वल्स टू ए एन माइनस ए के अपॉन में डी प्लस 1, दूसरा फॉर्मूला ये होता है। तीसरा फॉर्मूला होता है आपका एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 ए एन प्लस ए, ये होता है फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला होता है आपका एस एन का ही एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। ये होता है आपका एस एन का फॉर्मूला। यही एपी में बस ये 4 फॉर्मूले आएंगे आपके, 1 2 3 4। एक एपी की कंडीशन होती है कि मान लो कोई भी सीरीज है, क्या मान लो कोई भी सीरीज है आपकी, तो क्या जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ ए बी सी और डी, कोई भी 4 टर्म है एपी में, तो मुझे कैसे पता लगानी कि 4 टर्म एपी में है या नहीं। तो कैसे पता लगाऊंगा, बीच वाली टर्म, 3 टर्म लो, कोई कॉन्जिक्यूटिव 3 टर्म आपको लेनी है, यहाँ लेनी सर हमने 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। अब इनमें जो बीच वाली टर्म है, जी बीच वाली टर्म देख ली कौन सी बी है, तो इसका ट्वाइस कर दो और आगे बीच वालों को जोड़ दो। अगर इक्वल आ रहे हैं तो ये क्या है, एपी बना रही है, और अगर नहीं इक्वल आ रहे तो एपी नहीं बना रही। समझ में आया, समझ में आया नहीं आया, बट ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये एपी की कंडीशन है, इसे आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए और ये सारे एक बार फॉर्मूले नोट कर लीजिए जिससे मैं कराऊंगा अभी आपको क्वेश्चन। आई होप आपने नोट कर लिए होंगे, रफ कर देता हूँ मैं। देखना एकदम डैचू से क्वेश्चन कराऊंगा मैं, डैचू से ही करा ही रहा हूँ, डैचू से ही आती है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हो तो 10 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वाला, तो पी वाई क्यू है, तो पी वाई क्यू 2016 का। मैंने आपके लिए पिछले 10 साल के पेपर एनालाइज करे हैं और फिर उसके बाद मैं आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ और ये पेपर में आ चुका है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं, पहले हम ये वाला करेंगे फिर उसके बाद ये वाला करेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, ये वाले भी। देखो कह रहा है कि क्या 3 टर्म दे रखी है एपी में, ये आपको फाइंड क्या करना है, वाई फाइंड करना है। एनर्जी रखिए अपने अंदर, क्या रखिए, एनर्जी रखिए कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एफ। देखिए कैसे फाइंड करते हैं, मैंने भी आपको क्या बताया, अगर 3 टर्म है एपी में, क्या अगर 3 टर्म है एपी में, इसे मान लो मैं कह रहा हूं 3y माइनस 1, 3y माइनस 1, 3y प्लस 5 एंड 5y प्लस 1, अगर ये तीनों टर्म है एपी में तो इसकी बीच वाली, मैंने क्या कहा 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, जी कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, बीच वाली टर्म, हाँ जी बीच वाली टर्म देख ली, तो इसका क्या कर दो आप, ट्वाइस कर दो, यानी ट्वाइस ऑफ ये लो, हो गया क्वेश्चन, ये लो हो गया, आ गया आंसर, आ गया। बस इसमें क्या है आपका, ही देखिए क्या 2 नंबर का क्वेश्चन था, हल्का क्वेश्चन। अब 1 से 1 कट गया, 3y 5y 8y इज इक्वल्स टू 3 दूनी 6y प्लस 2 5 से 10, 6y उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का, तो 2y इज इक्वल्स टू 10 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई 5। अरे बस प्यार से, दिल से, मोहब्बत से क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन के अब्बू भी हो जाएंगे तुमसे। ये तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, इनके अब्बू कराएंगे माँ भी आपको। इनके जब अब्बू आते हैं तो कहते हैं बेटा हमें थोड़ा अच्छे से मारना हमारी, अगर ज्यादा तेज से मारी तो हम तुम्हें नंबर नहीं देंगे, अगर हल्के से प्यार से लोगे हमारी तो नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आई होप। हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कैसे बेहतरीन क्वेश्चन है, इजी सा, बिल्कुल फॉर्मेलिटी के लिए दिया जाता है। कहते हैं कि जाओ क्वेश्चन तो दे नहीं है, क्या दें, बच्चे दे देते हैं। तो देखिए क्या देखिए, ये 3 टर्म है, फिर से डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डिफरेंस का, यानी डी स्टैंड फॉर डिफरेंस। डिफरेंस निकालते हैं a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3, मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म को, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है आपके पास, यही 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, इसमें से बड़ी वाली को छोटी वाली में से माइनस करो तो आपका डी आ जाएगा। मतलब बड़ी वाली को नहीं, जो
जो बड़ी यानी A2 है, A2 या A1, कौन बड़ा है? A2, ठीक है। मीन्स n यानी जो ये n होते हैं ना, n ग्रेटर देन m होनी चाहिए, ठीक है। या आप डायरेक्ट ऐसे याद कर सकते हैं कि इसमें से इसे माइनस कर दो, इसमें से इसे माइनस कर दो, ठीक है। n ग्रेटर देन m वाले हटा दो, ये क्या पता आपको समझ में भी है। तो बस ये हो गया क्वेश्चन। यहाँ पर भी बताओ, देखते हैं भी कैसे होगा क्वेश्चन। बिल्कुल ही अब तो हलवा बना दी मैंने तो क्वेश्चन। अगर खाना हो तो किसी को खा लेना। कैसे करेंगे कि मैं इसमें से इसे माइनस कर देता हूँ, क्या बात है, 1 माइनस पी बाई पी माइनस 1 बाई पी माइनस 1 बाई पी डी, डी इज इक्वल्स टू पी। एलसीएम ले लेना, एलसीएम ले लेना, एलसीएम आपने 1 चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। एलसीएम ले लेना। अब ऊपर क्या आ जाएगा आपका जी, 1 माइनस पी माइनस 1, क्या आ गया जी आपका, माइनस 1 से 1 कट गया, माइनस पी है ये, अब 1 में पी है ये, पी से पी कट गया जी, डी क्या आ गया आपका, -1 आ गया, -1 आ गया, -1 आ गया, ओहो डी -1 आ गया। तो देख लीजिए डी आपका आ गया -1। देखिए कैसे क्वेश्चन है लो नहीं हो, तो बताइए समझ आ रही नहीं आ रही? चलिए भाई देखते हैं कैसे क्वेश्चन होंगे, तीनों भी। अरे वो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं, पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए धीरज में। जो 15 मिनट मिलते हैं आपको, उनमें क्वेश्चन को आपको पढ़ना ही चाहिए। तो पहले पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है। कह रहा है कि 17 टर्म ऑफ एन एपी इज एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाय 7 पॉइंट डिफरेंस। बताओ क्या है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। यानी कह रहा है एक्सीड मतलब ज्यादा है। मैं आपको समझा देता हूँ अच्छी तरीके से। कह रहा है जो A17 टर्म है, क्या है, जो A17 टर्म है वो 10 टर्म से 7 ज्यादा है। कहने का क्या मतलब है सर, इसे मान लो मैं कह रहा हूँ A17 आपको दे रखा है 17, A17 दे रखा है, सॉरी A17 दे रखा है 17, और जी सर मेरा A10 क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है 10, A10 मुझे क्या दे रखा है जी 10 दे रखा है। तो मैं कह रहा हूँ डिफरेंस बताओ क्या, हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ जो A17 है वो क्या है, A10 से 7 ज्यादा है, यानी 7 ज्यादा ही तो है। जब 7 इसमें ऐड करूंगा तभी तो बराबर आएगी, है ना। तो क्योंकि A17 क्या है 17, और जब आप A10 क्या 10, 10 में जब 7 जोड़ोगे तभी तो 17 आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते थे, खत्म करते हैं इसको भी, इसकी कहानी। बैंड बजाते हैं इसका। बैंड कैसे बजेगा देखिए। कह रहा 17 टर्म। एक पहली बात तो मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवाना चाहता हूँ, जो Sn इज इक्वल्स टू Sn माइनस सॉरी An इज इक्वल्स टू Sn माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपके लिए बहुत ही कीमती है, इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब। तो चलिए कर देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को रीड कर लीजिए पहली बात तो खुद। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे, देखो मैं यहाँ जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, पहली बात तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए। जैसे आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो क्वेश्चन लिखिए कि हाँ क्वेश्चन कैसा है, कि हमें आता है या नहीं आता, कि कैसी क्या बात है। अगर आपने पहली बात तो क्वेश्चन पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया आपने, क्वेश्चन पढ़ लिया, और उसके बाद आपने खुद ट्राई कर लिया, एक बार ट्राई कर लिया कि हाँ नहीं आ रहा, चलो ठीक है सर का देखते हैं, सर कैसे कराते हैं, सर की अप्रोच क्या है। तो फिर आपने मेरा भी देख लिया कि मैंने कैसे करा दिया। फिर आपको एक बार खुद बैठ के बिल्कुल तसल्ली में खुद कर लीजिएगा ना, तो सही कह रहा हूँ, कसम उड़ान चल कि आप कभी भी क्वेश्चन भूल नहीं पाओगे। देखते हैं कैसे करते हैं आप। चलिए आई होप आप सबने ट्राई कर लिया होगा एक बार वीडियो पॉज करके। तो आंसर फर्स्ट देखिए, 17 टर्म कैसे लिखेंगे हम, a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 7 टर्म कैसे लिखेंगे, सॉरी नहीं 10 टर्म a प्लस 9d, और वो क्या है 7 ज्यादा है, ध्यान से देखना 7 ज्यादा है। अब देखिए a इधर भी है, a इधर भी, प्लस का कट गया, 16d 9d, 9d इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 16d में से माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 9d इज इक्वल्स टू 7 हो गया। तो अब क्या हो गया आपका जी, ये आपको जब माइनस करोगे तो इसका क्या आंसर आ रहा है 7d इज इक्वल्स टू 7, तो 7 से 7 काट के d कितना आ गया 1 आ गया, बजाओ तालियां, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, देख लीजिए d की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 1 आ रही है। बहुत जल्दी देखिए, कितना इजी सा क्वेश्चन था, 2 नंबर के आ जाते हैं पेपर में, बताओ
ये क्वेश्चन है मजेदार, इम्पोर्टेंट, निशान लगा देता हूँ इस पे, इम्पॉर्टेंट कहते हैं ना, एम बार इम्पॉर्टेंट, चाहे आप 12th में हो, 11th में हो, 9th में हो, 10th में हो, सबके इम्पॉर्टेंट है। आपकी बुक का क्वेश्चन जेई में नहीं, एनडीए में भी आ चुका है, ये वाला आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट कहला रहा है। चलिए देखते हैं इसे कैसे हुआ। तो कह रहे हैं कि क्या एपी एक 21, 17, 13 ऐसे जल्दी यही गई है, पता नहीं कहाँ तक गई है, कह रही है, कह रहा है कि फाइंड इट्स लार्जेस्ट नेगेटिव टर्म बताओ, यानी जो सबसे बड़ी नेगेटिव टर्म होगी वो बताओ। देखो अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताने वाला हूँ, लार्जेस्ट का मतलब क्या है, लार्जेस्ट नेगेटिव, क्या इन माइनस इन्फिनिटी के लार्जेस्ट लार्जेस्ट नेगेटिव का मतलब माइनस इन्फिनिटी नहीं, लार्जेस्ट नेगेटिव का मतलब होता है -1, -1 इज द लार्जेस्ट नेगेटिव वर्ड। देखो क्या है -1, -2 से बड़ा होता ही नहीं होता, तो सबसे बड़ी टर्म यानी जो -1 आ रही है वही होगी लार्जेस्ट नेगेटिव टर्म। मैं 1 नहीं कहूंगा, -0.9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा ये है -1। सबसे बड़ा क्या है आपका -1, 2 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, 5 से बड़ा है। और देखो टर्म तो हमारी बिल्कुल सिंपल आती है, या तो 0 होगी या 1 होगी, तो 0 तो लेंगे नहीं, क्या लेंगे, -1 लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन को, ध्यान से देखना कैसे होगा क्वेश्चन। देखिए हमें जो n की वैल्यू चाहिए, वो 0 से छोटी चाहिए। अभी मैंने बताया था 0 से छोटा क्या होता है, नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर में भी क्या चाहिए, सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर, तो सबसे बड़ा क्या होगा आपका जी, -1 होगा। तो जी मुझे क्या, मैंने क्या कह दिया, मुझे n क्या लेना है, 0 से छोटा लेना है। क्या लेना है मुझे, n 0 से छोटा लेना है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, ये मेरी टर्म आएगी, फाइंड इट्स लार्जेस्ट टर्म n लेस देन 0, तो क्या हो जाएगा, an ये a प्लस n-1 d लेस देन 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये n नेगेटिव आ रहा है तो an भी नेगेटिव आना कंपलसरी है, an भी आना नेगेटिव आना क्या होगा, कंपलसरी नहीं होगा। देखिए a की वैल्यू क्या दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है 121, डाल दीजिए 121 प्लस n, तो हमें पता नहीं n तो भी निकाल लेंगे, n-1, d की वैल्यू कितनी दे रही है इसमें, d की वैल्यू इसमें दे रही है आपको -4, कितनी दे रही है, -4 ग्रेटर देन लेस देन 0। देखिए अब क्या हो जाएगा, 121 प्लस में नहीं माइनस में 4n -+4 लेस देन 0, क्या लेस देन 0, तो इसमें से इसे जोड़ोगे तो 125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 125, ये माइनस से 4n उधर चला जाएगा, तो ग्रेटर देन 4n, तो जब इसे काटोगे, क्या करोगे, इसे काट डालोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस तो कटेगा ही नहीं, डायरेक्ट तो नहीं कट रहा, 120 25 25 और 6 26 यानी 31, n की वैल्यू 31 पॉइंट समथिंग आ रही है, तो यानी n की वैल्यू हम 31 ही लेंगे। n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 31 आ जाएगी, सबसे लार्जेस्ट। देखो इसे सॉल्व करके 31 पॉइंट समथिंग बैठ रहा है, 31 पॉइंट समथिंग बैठ रहा है, तो या तो आप 32 लोगे या 31 लोगे, तो आपका आंसर क्या आएगा 31 आएगा। क्यों, क्योंकि लार्जेस्ट नेगेटिव टर्म चाहिए, क्या चाहिए, लार्जेस्ट नेगेटिव टर्म चाहिए, नेगेटिव के लिए 31 होगा आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से, आप चेक भी करना आपको तो चेक कर सकते हैं, एन डाल के पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, क्या आएगा। ठीक है, चलो रफ कर देते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है वैसे। कह रहे कि एपी है 10 से लेके 600 तक गई है, फाइंड ऑल नंबर डेट डिविजिबल बाय 4, फाइंड ऑल नंबर डेट डिविजिबल बाय 4। तो कैसे करेंगे, देखिए ये देखिए ये वाली इन जो एपी है, चल के नहीं रहा, ये ए है, ये ए है, इसके बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए, ऐसे कितने नंबर होंगे वो आपको बताना है। तो जी कैसे करेंगे, देखिए अब पहली बात तो मैं इनके बीच के नंबर देखता हूँ, कौन कौन से नंबर हैं जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे। 10 हो रहा है क्या डिवाइड, नहीं। 11 हो रहा है जी, नहीं। 12 हो रहा है, हाँ हो रहा है जी, पहली बात तो एक। 13 हो रहा है, नहीं। 14 हो रहा है, नहीं। 15 हो रहा है, नहीं। 16 हो रहा है, हाँ हो रहा है, लिख दो 16। अब फिर एक बार सोचो, 17 हो रहा है, नहीं। 18 हो रहा है, नहीं। 19 हो रहा है, नहीं। 20 हो रहा है, हाँ हो रहा है। 4 5 20,
यानी अब मैं एक चीज गौर कर रहा हूँ, घूर रहा हूँ एक चीज को, तो मैं देख रहा हूँ कि क्या आई गेजिंग दिस नंबर्स, देन आई थॉट दैट जो डिफरेंस हो रहा है नंबरों के बीच में ये 4 आ रहा है, नंबरों के बीच में डिफरेंस 4 आ रहा है, और जितने भी नंबर हैं 4 से डिविजिबल है, तो कहीं ना कहीं ये भी 4 से डिविजिबल होना चाहिए, देखते हैं है या नहीं। तो 4 से डिविजिबल मैं देख रहा हूँ, हाँ 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। तो क्या करेंगे हम, फाइंड ऑल नंबर दैट डिविजिबल बाय 4, बिटवीन लिख दो यहाँ पर आप, ऑल नंबर बिटवीन एपी। तो आप इसे भी नहीं लोगे, 600 को भी नहीं लोगे, 600 डिवाइड तो हो रहा है 4 से, लेकिन 600 को नहीं लोगे, आप क्या लोगे 596। 596 क्यों लिए, क्योंकि वो कह रहा है बिटवीन, अगर वो बिटवीन नहीं गएगा तो 600 को भी आपको इंक्लूड करना होगा, 600 को भी आपने इंक्लूड कर लिया, तो मेरा 556 तक जा रहा है। देखिए अब मेरे 556 तक जा रहा है, तो मुझे n निकालना है, नंबर निकालना है, क्या निकालना है मुझे, ऑल नंबर यानी n निकालना है मुझे। तो n कैसे निकलता है, n का फॉर्मूला बताया था an माइनस a के अपॉन में d प्लस 1, an क्या है आपका 596 माइनस 12 के अपॉन में d कितना आपका 4 प्लस 1, d कैसे निकलेगा a2 माइनस a1, तो अभी सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 584, क्या रहा आपका 584, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 584 के अपॉन में 4 प्लस 1, इसे जब डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है 1, और फिर 1 जा 4 जा, अब कितना आ रहा है 3, 3 और 4 34, यानी इसका आंसर तो करेक्ट टाइम नहीं एग्जैक्टली नहीं आ रहा, क्या रहा, फिर भी इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो 56 2 4 आ तो रहा है सही से, 14 4 जा 56 ही तो होता है, हाँ आ रहा है सही से। तो जब इसे मैंने डिवाइड कर रहा हूँ तो 1 18 4 हाँ सही आ रहा है, 6 आ रहा है इसका आंसर। 146 आगे से डिवाइड करोगे तो 146 प्लस 1 147 हो गया, ठीक है, यही आंसर हो गया आपका। लिख लीजिए जल्दी से, नोट करिए, नोट साथ साथ कर लीजिए, आप एक काम करिए, क्या कर लीजिए आप नोट साथ साथ कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, नोट साथ साथ कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए मैं आपको करा रहा हूँ, यहीं तक होता है आपका 5 चैप्टर कंप्लीट। अब मैं आपको 6 नहीं कराऊंगा, अब मैं आपको 6 नहीं कराऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट कराऊंगा 7, मैं 6 नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट कराऊंगा 7, क्योंकि 7 एक क्या स्कोरिंग चैप्टर है, 6 को आप कितना भी पढ़ लीजिए, 6 मांगता है प्रैक्टिस, और जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं करी हुई इसकी आपसे घुइयां कुछ नहीं होगा। और रही बात 7 की, 7 में अगर 4 क्वेश्चन आते हैं 4 टाइप के, और चारों की चारों टाइप बता दिए तो कंफर्म अगर 3 क्वेश्चन आएंगे तो 3 के तीनों आप लगा लोगे, क्या करोगे, तीनों के तीनों लगा लोगे। बस एक इसमें 6 चैप्टर में बेहद इंपॉर्टेंट चीज एक बता देता हूँ, वैसे भी आपको बता देता हूँ, 6 चैप्टर का एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ, ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं कराऊंगा इसके, बस इंट्रो दे देता हूँ एक बार इसका 6 चैप्टर का भी। देखिए इसमें सिमिलैरिटी है, क्या है इसमें आपकी सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी क्या होती है, मान लो कोई भी 2 चीजें हैं या 2 फिगर हैं, जैसे मान लो एक है बसंती की एक है राज की, अब उन दोनों की फिगर सेम दिख रही है तो हम क्या कहेंगे वो सिमिलर है। मतलब बेसिकली फिगर अगर सिमिलर है, जैसे मान लो एक एरी फिगर ए बी सी और डी ई एफ, मान लो दिखने में मुझे सेम लग रहे हैं, हाँ जी कहीं ना कहीं ये इसका ही भाई है, हाँ चलो ठीक है, हाँ है लग रहा है, पापा बेटे ही हैं, आई मीन भाई भाई हैं, पापा बेटे नहीं भाई भाई हैं, हाँ तो हमें क्या कहेंगे सिमिलर है। अगर ये देखने में अपीयरेंस इन सेम, अपीयरेंस सेम, इफ फिगर आर अपीयरेंस इन सेम देन इट्स कॉल्ड इन सिमिलैरिटी, इज सिमिलैरिटी। क्यों, क्योंकि अगर देखिए देखने में सिमिलर लग रहे हैं, अपीयरेंस मतलब देखने में अगर सिमिलर एक जैसे लग रहे हैं तो वो सिमिलर हैं। अगर सिमिलर को भी प्रूफ करना होता है, कहते हैं ना भाई अगर तुम दोनों भाई हो तो प्रूफ करो, कैसे भाई, तो पापा को बुला के लाते हैं या डीएनए टेस्ट कराते हैं अपना कि डीएनए टेस्ट कर लो भाई एक ही बाप की औलाद है, तो भाई अब इनको भी हमें चेक करना पड़ेगा, हाँ हमने देख के तो बता दिया कि सिमिलर है, लेकिन प्रूफ भी तो कर दो। प्रूफ करने के लिए क्या होता है आपका 3 प्रॉपर्टी होती है, एक तो एस 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 होती है यानी साइड का प्रोपोर्शनलिटी, अब एक कंडीशन आती है आई मीन टर्म आती है प्रोपोर्शनलिटी। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या होता है जी सर, प्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता है रेशियो, रेशियो रेशियो, यानी मान लो मैं कह रहा हूँ एक साइड 3 और ये 4 और ये 5, स्केलिन बना दी मैंने, तो ये आपकी 6, ये आपकी 8 और ये आपकी 10, ठीक है।
अब मैं कह रहा हूँ मुझे साइन लग रहे हैं हाँ कहीं ना कहीं है सिमिलर। चलो देख लेते हैं साइड की प्रोपोर्शनलिटी, साइड का रेशियो निकाल लेते हैं। जैसे मैंने कहा इस साइड का और इस साइड का रेशियो निकालूंगा 3/6, इस साइड का और इस साइड का रेशियो निकालूंगा 4/8, इस साइड का और इस साइड का रेशियो निकालूंगा 5/10, डिवाइड करा 1/2 आ गया। ये तो अबे ये तो अपना भाई निकला, पीछे गली में रहता है 1/2। तो जब साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है तो साइड प्रोपोर्शनल है, और साइड प्रोपोर्शनल है इसका मतलब ट्राइंगल सिमिलर है। तो बात खत्म, बात खत्म। तो समझ में आ गई होगी आपको एसएसएस क्राइटेरिया, समझ में आ गया होगा आपको एसएसएस क्राइटेरिया। तो जल्दी से बताइए। अब देखते हैं दूसरा रूल क्या होता है। क्या दूसरा रूल आपसे कहता है कि क्या एस ए एस दो साइड प्रोपोर्शनल कर दो, मान लो 5 हटा दिया, 10 हटा दिया, 30 60 60 प्रोपोर्शनल कर दो और एक एंगल इक्वल कर दो। एंगल इक्वल होना चाहिए, एंगल प्रोपोर्शनल नहीं, एंगल इक्वल होना चाहिए। तो मुझे दिख रहा है कि हाँ 3/6 और 4/8 इक्वल है। अब एक एंगल इक्वल कर दो, एंगल भी बराबर एंगल ही आ रहा है, इसका मतलब दो ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, बस खत्म। नहीं समझ में आ रही तो एक बार वीडियो रिपीट कर फिर बार बार देखते रहिए, आपको जरूर समझ में आएगी। ठीक है, और रही बात अब क्या तीसरे की, तीसरा होता है एंगल एंगल एंगल। वैसे होता तो एंगल एंगल ही है, लेकिन जब दो साइड एंगल एंगल का मतलब होता है कोई भी दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल कर दो, दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल कर देंगे हम तो तीसरा एंगल तो ऑब्वियसली इक्वल ही होगा ना, तीसरा तो ऑब्वियस इक्वल होगा। कैसे जी 30 60 30 60 दोनों इक्वल है। अब मैं यहां से इसका ये एंगल निकालूंगा तो भी 90 आएगा, इनमें निकालूंगा तो ये भी 90 आएगा। कैसे सम ऑफ एंगल ऑफ ऑल ट्राइंगल से। ठीक है, तो एक एंगल एंगल होती है। ठीक है, करा नहीं रहा, बस ऐसी बता दी थी। एक और चीज बता दूंगा आपको, इंपॉर्टेंट सी चीज है बीपीटी थ्योरम। क्या बीपीटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम भी जिसे हम क्या देते हैं, ये लिख देता हूं एक बार आपको, बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, थेल्स थ्योरम। देखिए इसका प्रूफ आ जाता है कभी कभी बार, क्या आ जाता है इसका प्रूफ आ जाता है। प्रूफ इसका बहुत ईजी है, प्रूफ वैसे मैं भी करा नहीं रहा, अगर कहोगे आप तो करा दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा या फिर आपको या नोट्स दे दूंगा इसके, जैसे कैसे करते हैं इसे प्रूफ। तो बस ये बता देता हूँ इसका मेन क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है इसका। मान लो एक ट्राइंगल एरिया हमारे पास, ट्राइंगल एरिया ए, ये बी, ये सी, मान लो मैंने कह दिया मिड पॉइंट है डी ई। मैं कह रहा हूं अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन क्या इसके पैरेलल है, तो यानी ये साइड का रेशियो इक्वल होगा, यानी ए डी वाई में डी बी बराबर में ए ई वाई में ई सी होगा। तो साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, ये इक्वल होगा। ठीक है, ये तो आती कम इंपॉर्टेंट, बीपीटी कम इंपॉर्टेंट। अब कहोगे सर आप तो गलत बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, अभी आपने कहा बीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब कह रहे हो बीपीटी लेस इंपॉर्टेंट है। नहीं बेटा, बीपीटी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बीपीटी से कंक्लूजन निकलता है आपका क्या, बीपीटी से आपका कंक्लूजन निकलता है कि एडी बाय में ए बी बराबर में ए ई बाय में ई सी, ये प्रूव करने के लिए कहता है। चलो बीपीटी तो कहता ही नहीं, प्रूव करने के लिए तो ये कहता है। अब बच्चा तो चौंक जाता है, हाजी सर कैसे करें, बताओ ना बताओ। तो कैसे करते हैं, ये तो आपको बीपीटी का कंक्लूजन पता है, अगर 3 या 4 नंबर में आया तो आप बीपीटी प्रूफ करोगे, लेकिन अगर 2 नंबर में आए प्रूफ करने के लिए तो क्या करोगे आप, ये चीज लिखोगे बाय द हेल्प ऑफ बीपीटी, इसमें क्या कर दोगे, दोनों तरफ 1 ऐड कर दोगे, दोनों तरफ क्या कर दोगे आप 1 ऐड कर दोगे, दोनों तरफ क्या कर दोगे आप 1 ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे ये डीबी होगा पहली बात, तो डीबी, और यहाँ पे क्या होगा, ये ईसी हो गया, ईसी होगा। ठीक है, डीबी और ईसी ये भी हो सकता है, एडीवाई में भी हो सकता है, एईवाई में ईसी भी हो सकता है। ठीक है, छोटे से बड़े में जाना है, और बड़े से देखो, छोटे से बड़े में जाओगे तो प्लस करना पड़ेगा, बड़े से में छोटे में जाओगे, यानी अब फिर ए बी को मुझे डीबी में एडी में कन्वर्ट करना तो मुझे 1 माइनस करना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस करना पड़ेगा। और अगर आपको थेरेस थ्योरम का प्रूफ चाहिए तो मैं हिंट दे देता हूँ, कर ही लेना खुद। एक क्या करेंगे, इसे इससे ज्वाइन करेंगे, इसे इससे ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एरिया निकाल देंगे, एरिया ऑफ इस बड़े वाले ट्राइंगल का, फिर एरिया ऑफ इस वाले ट्राइंगल का रेशियो मतलब प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं थेरेस थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, अभी टाइम लिमिट है हमारे पास, हर एक चीज कराऊंगा आपको ब्रीफली, मैं ब्रीफली बता रहा हूँ, बस मैं डीपली बताता सारी चीज आपको, लेकिन अभी हमारे पास टाइम इतना नहीं है उसके हिसाब से। तो चलिए देखते हैं क्या चैप्टर नंबर 7 पढ़ लेते हैं एक बार, हम 7 करते हैं मजेदार अकच्छ करके। अगर आपको अब तक की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट में आज अकच्छ लिखिए, अकच्छ। चैप्टर 7 क्या होता है, चैप्टर 7 क्या होता है, 2D। क्या 2D, क्या 2D का मतलब होता है कि कोई भी चीज जिन्हें हम हाथ में नहीं ले सकते, 3D मतलब जिन्हें हम हाथ में नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल मार्कर क्या है, 3D है, क्यों, क्योंकि मैंने इसे हाथ में ले लिया। ड्राइंग मेरी बहुत गंदी है, ये मेरी पेंसिल है और मैं इसे बहुत खुश कर रहा हूँ। निकलाना नहीं निकलनी ना, नहीं निकलनी तो 2D है, नहीं निकलनी तो क्या है, 2D है। समझ में आया? तो बस थोड़ा चैप्टर 7 बता रहा हूँ 2D के बारे में, ज्यादा डीपली किसी का भी मतलब नहीं बता रहा, ना किसी की कुछ बता रहा। क्यों? क्योंकि आपको पेपर के लिए पर्सपेक्टिव से पढ़ना है और आपको कोई आइंस्टाइन या मुझे PhD टीचर नहीं बनाना, PhD होल्डर, ये मैं आपको डीपली बता दूँ। तो देखो कैसे करते हैं, क्या इसमें आता है डिस्टेंस फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला लिखवा देता हूँ इसमें, AD, मुझे AD के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, AD बराबर √, इसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ मैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट मान लिया मैंने x2 y2। क्या मान लिया, x2 y2 x1 y1। देखिए x2 माइनस x1 थोड़ा अच्छे तरीके से प्रोनाउंस और करेंगे ना तो आपको कन्फर्म याद होगा हमेशा के लिए, x2 ठीक है। तो आप चूचू से तो परिभाषित होंगे ही, x2 अगर आप चूचू से परिभाषित नहीं है तो आप में कुछ कमी है बाबा, कमी है। देखो कैसे करेंगे उसे, x2 माइनस x1 ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए इसे। मान लीजिए यहाँ पर आ रहे हैं, इसके मैंने कोऑर्डिनेट बता दिए x3/3। अगर मैं कह रहा हूँ ये क्या है, x3/3 बताना है कि x3/3 के कोऑर्डिनेट क्या है, और मैं कह रहा हूँ जो r पॉइंट है m/n की रेशियो में से डिवाइड कर रहा है। ये जो लाइन है AD A का वो जो A के कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है आपके, D के कोऑर्डिनेट x2 y2 है और R के कोऑर्डिनेट है x3 y3। हम ये जो लाइन है AD, R पॉइंट इस लाइन AD को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो बताओ मुझे R के कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो R के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, x3 बराबर होता है आपका mx2 प्लस nx1 के अपॉन में m प्लस n और my2 प्लस my1 के अपॉन में m प्लस n। ठीक है, ये तो हो गया, ये हो गया आपके y डिफाइन। ठीक है, तो ये भी चीज नोट कर लीजिए। दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का। मान लो मैं कह रहा हूँ R मिड पॉइंट है, मैं क्या कह रहा हूँ R अगर मान लो बाई चांस मिड पॉइंट है तो कैसे करेंगे, तो मिड पॉइंट के लिए क्या करते हैं हम, डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं x3 के लिए x2 प्लस x1 के अपॉन में 2 और y के लिए हम कर देते हैं y2 प्लस y1 के अपॉन में 2। ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, हमें नोट करनी है ये चीज, नोट कर लीजिए बहुत जल्दी। सारे इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, सारे फॉर्मूले भी। ठीक है, तो यही रहते हैं आपके क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। देखो डिस्टेंस के सारे फॉर्मूले आप लगा लेना, एक क्वेश्चन एक एक करके करा देता हूं। मान लो AD है 3 4 6 8 5। ठीक है, मुझे इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है,
बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो क्या आएगा आपको, देखो 9 में से भी मुझे डिस्टेंस निकालना है एडी का, तो एडी का डिस्टेंस कैसे निकालता हूँ मैं, अंडर रूट में x2 माइनस x1 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर, एडी इज इक्वल्स टू अंडर रूट में x में से 6 में से 3 को माइनस करा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 में से 5 को माइनस करा, 4 का स्क्वायर 16 और 9 25, रूट 25 क्या होता है 5 होता है, तो एडी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5 आ गई। बजाओ ताली जल्दी से, एडी की वैल्यू आई कितनी 5 आ गई। तो चलिए आइए देखते हैं 7 चैप्टर के ही कुछ क्वेश्चंस 7 चैप्टर के, देखते हैं कैसे होगा। कह रहा है पैरेललोग्राम एबीसीडी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बात तो ये ध्यान रखना, इन तीनों में से बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एक आ जाए डायरेक्टली उठ के, इन तीनों में से एक के चांस है कि तीनों में से कोई एक डायरेक्ट उठ के आ सकता है। तो आप तीनों ही ध्यान से देखना कि तीनों कैसे सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि हर 12 साल में इन तीनों में से कोई ना एक टपक जाता है। चलो देखते हैं कैसे क्या, ये मेरी खुद की एनालिसिस है, मैं आप लोगों के लिए इतनी 10 साल के पेपर उठा के खुद चेक करें कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है, फिर मैं आपको ये करा रहा हूं, मैं कोई हवाई में नहीं करा रहा आपको, तो प्लीज पे अटेंशन एंड टेक सीरियसली, ओके। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे। देखिए कैसे करते हैं, पैरेललोग्राम एबीसीडी विद वर्टिसेस ए बी सी डी, तो पहले मैं एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेता हूं। ड्राइंग इज टू बैड, इज टू बैड, ओके। ए कह रहा 3 7, बी 6 10, सी 5x और डी 2 2। इस x की वैल्यू बतानी है, क्या बतानी है, x की वैल्यू बतानी है, तो कैसे बताऊंगा, देखो आपको क्या करना है, डायगोनल ड्रॉ कर लेनी है, ये डायगोनल ड्रॉ करनी है। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल है ना वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करती है, परपेंडिकुलर क्या करती है, वो बाइसेक्ट करती हैं, परपेंडिकुलर क्या करते हैं वो आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ये है। और इन चीजों का आपको प्रूफ करना होगा 8 9 चैप्टर में, ठीक है। तो कैसे क्या करते हैं, देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब अभी मैं बता रहा हूँ आपको क्या, यानी जो ओ कोऑर्डिनेट है, यानी मैं मान लेता हूँ ये ओ कोऑर्डिनेट है, ये आपके लिए मैं ई मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ मैं, जो ई कोऑर्डिनेट है इस वाली की लाइन की पर्सपेक्टिव से निकालोगे तो भी ई का कोऑर्डिनेट x1 y1 आएगा, अगर डीबी के पर्सपेक्टिव से निकालोगे यानी डीबी के थ्रू निकालोगे तो भी x1 y1 ही आएगा, यानी वैल्यू चेंज हुई है, वैल्यू ही सेम रहेगी। तो चलिए कैसे करते हैं, एक बार देख लीजिए, सोल्यूशन देख के आपको समझ में आ जाएगा। जो x1 है, x1 अगर मैं इस लाइन के अकॉर्डिंग निकालूं, क्या निकालूं मैं, इस लाइन के अकॉर्डिंग निकालूं, देखिए बिल्कुल x1 मुझे देखो किसकी निकालनी है वैल्यू, y कोऑर्डिनेट की निकालनी है, किसकी निकालनी है, वो y कोऑर्डिनेट की निकालनी है, तो मैं y कोऑर्डिनेट के ही साथ खेलूंगा, पहली बात तो ये बनी। अगर मुझे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है तो मैं x कोऑर्डिनेट के साथ थोड़ा खेल लूंगा, मजे कर लूंगा और फिर मैं छोड़ दूंगा उसे। तो पहली बात तो मुझे y की निकालनी है कोऑर्डिनेट की वैल्यू, तो y के साथ खेल लेते हैं, क्यों ज्यादा 3 5 करते हैं, पेपर आ रहा है वैसे पास में, तो y कोऑर्डिनेट के साथ खेलो। x1 से मुझे क्यों लेना है, y1 कैसे निकलेगा इस वाली लाइन से, db से, तो db से y1 निकलेगा आपका 10 + 2 के अपॉन में 2 डिवाइडेड, मतलब पर मिड पॉइंट होगा एक तरीके से, तो 10 + 2 डिवाइडेड बाय 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 6। अब मैं इस लाइन के पर्सपेक्टिव से निकाल लेता हूँ, y1 ऑन बिहाफ ऑफ, लिख लेना ऊपर, ऑन बिहाफ ऑफ db। राइटिंग का मैं कोर्स करके आऊँ, सही कह रहा हूँ, राइटिंग का मैं कोर्स करके आऊँ, बहुत ही अच्छी राइटिंग है, डॉक्टर भी फेल है मेरे सामने, तो इसलिए थोड़ी राइटिंग अच्छी है, थोड़ी अगर आपको समझ नहीं आ रही होगी तो प्लीज वो जो कोर्स करा है मैंने वो भी आप कोर्स करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में बता रखा कौन सा कोर्स करा, जाके देखिए, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आएगी आपकी 7 + x के अपॉन में 2। अब ये भी y1 की वैल्यू है, ये भी y1 की वैल्यू, तो बराबर कर दो, बराबर में 6, तो 7 + x बराबर में 6 दूनी 12, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 - 7, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी 12 में 7 माइनस कर दिया आपकी कितनी बची 5 आ जाएगी इसकी वैल्यू, तो ये लीजिए और 5 आ जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू 5 आ जाएगी, जय बाबा की, ठीक है।
समझ में आया होगा? तो इसे नोट कर लीजिए। हाँ जल्दी से क्वेश्चन कराने सारी अभी तो बहुत सारे चैप्टर बचे हैं अभी आपके, तो आधे भी नहीं हुआ। देखिए क्वेश्चन 2 कैसे करना है। क्वेश्चन 2 कह रहा है एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। ए बी सी डी, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। क्या एक कोऑर्डिनेट दे रखा 3 0, एक कोऑर्डिनेट दे रखा 4 5, एक कोऑर्डिनेट दे रखा -1 4, एक कोऑर्डिनेट दे रखा -2 -1। पहली बात तो आप डायगोनल की लेंथ निकाल लीजिए। डायगोनल की लेंथ निकालेंगे यानी आपको डीवी की जब वैल्यू निकालेंगे, डीवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 - 2 अंडर रूट में 4 - 2 यानी 4 - 2 कितना हो गया 6 और 5 - 1 कितना हो गया 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 72 यानी क्या आ जाएगा मेरे पास 2√6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2√6 आ जाएगा डीवी की वैल्यू। क्या वैल्यू आ जाएगी डीवी की 2√6 कितनी आ जाएगी 2√6 आ जाएगी। ठीक है एक मिनट 6 से 72 तो 72 तो 4 से 72 गलत लिख दिए 4 से 36 तो 72 हो रहा है ना। 72 को 2 × 36 लिख सकता हूँ, 6√2 है, उल्टा लिख दिया 6√2 आ रहा है। ठीक गलती लग रही थी। अब देखिए ए बी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू निकाल लीजिए। ए सी की जब आप वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी 3 में से 1 माइनस करा 4 हो गया, 3 में से जब मैंने 1 माइनस करा तो 4 हो गया 4 का स्क्वायर। मैंने जब 0 में से 4 को माइनस करा तो भी 4 का स्क्वायर आ रहा है। तो 4 का स्क्वायर 16 16 क्या होता है आपका 4√2 होता है। इसी कितना हो गया 4√2 हो गया। कैसे 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 16 16 32 32 को आप रूट से बाहर निकालोगे तो 4√2 आएगा। अब देखिए एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। हाफ ऑफ d1 × d2 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ d1 कितनी आ रही है 6 × √2, d2 कितनी आ रही है 4√2 4√2 1 जा 3 जा 3 4 जा 12 √2 जा 2। इसका आंसर आ रहा है 24 42 24 आ गया इसका आंसर। जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा रफ्ता कम। अभी नहीं बाद में, ठीक बाद में। देखिए कह रहा है ए एंड बी आर कोऑर्डिनेट दे के रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी बराबर में 3/7 ऑफ ए बी एंड पी लाई ऑन द इंटरनल लाइन ए बी। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी पी और ये आप कंडीशन देखिए ए की कोऑर्डिनेट लिख लो -2 पी की कोऑर्डिनेट मुझे निकाल देंगे आई थिंक। हाँ पी की निकालनी है, x1 y1 मुझे निकालना है और एक मैंने देखा 2 - 4। बस इसके बाद 8 और कराऊंगा 8 9 12 3 चैप्टर और कराऊंगा, बस बात खत्म। इतने में आप पास हो जाओगे। तो कैसे करना है मुझे बस आपको पास कराना है, कोई PhD होल्डर नहीं बनाना। दोबारा बता रहा हूँ, अगर एक बार में समझ नहीं आती तो x1 नहीं अभी x1 निकालना है, फिर रिलेशन यूज करो। ये भाई साहब संबंध दे रखे हैं दो चीज़ों के बीच में, तो कभी ना कभी यूज होते हैं वो भी, ये थोड़ा ना फालतू के लिए दे रखे हैं। 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 7ab इक्वल्स टू 3ab। ab किससे मिलके बना है ab मिला है ap प्लस pb से मिलके बना नहीं बना। कितना हो जाएगा 3ab प्लस 3pb। ये ap इधर के माइनस हो जाएगा 7ap माइनस 3ap बराबर में 3pb। तो कितना हो जाएगा 4ap इक्वल्स टू 3pb। तो AP बराबर में AP बाय में AB, देखो यहाँ लिख देता हूँ अगर समझ में नहीं आया आपको तो AP बाय में PB। यानी लाइन को क्या कर रहा है 3:4 में ब्रेक कर रहा है। देखो डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला नहीं देते कभी भी पेपर में कि सेक्शन फॉर्मूला लगाओ आंसर। हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी तो आ भी सकता है, लेकिन जब कहते हैं ना बहुत ज़्यादा अच्छी होती तो प्रभु बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देता पेपर में। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देगा। देखिए डायरेक्ट उसने वो रेशो नहीं दिया,
अगर डायरेक्ट रेशियो देता तो डायरेक्ट पी की वैल्यू आती। अब देखो यहाँ उसने घुमा फिरा के दे दिया कि क्या बच्चा ये नहीं खेल पाएगा इसके साथ। बच्चा खेलता बहुत है, सब चीज में खेल लेता है, लेकिन साला यहीं फंस जाएगा। वो समझ में नहीं आएगा कि बॉल किधर से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, छक्का किधर लगाओ, यही नहीं समझ पाएगा वो। यहाँ आके मतलब यहाँ तो हर कोई निकाल देगा पी की वैल्यू। बस आपको यही चीज समझनी नहीं है क्या, आपको बस यही चीज समझनी है, ये अप्रोच लगाने की क्वेश्चन कैसे हुआ। सही करो, मोस्ट ऑफ द बच्चे यहीं पर अटक जाएंगे। वो ये तो सॉल्व कर देंगे। अगर मैं उन्हें ये दूं ये कि अभी सॉल्व करो तो इजीली सॉल्व कर देंगे वो। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, तो इजीली सॉल्व कर देगा हर एक बच्चा, लेकिन बस यही वाली बात आती है कि यहाँ पे अटक जाते हैं वो। क्या, यहीं पर वो अटक जाते हैं। अब रही बात कि आपकी क्या ट्रिग्नोमेट्री की, एक बार ट्रिग्नोमेट्री भी करा देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। पहली बात तो जितनी भी बातें जानते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री के बारे में वो मुझे बताइए कि आप क्या क्या जानते हैं। मैंने कर दिया, जल्दी से मुझे बता दीजिए कि आप ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्या क्या जानते हैं। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का देखो मैं बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है त्रिकोणमिति। क्या होता है आपका, एक मिनट रुक जाइए बच्चे। चैप्टर 8 करा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, त्रिकोणमिति जो कि राइट एंगल में लगती है। बहुत प्यार से समझ लेना, बस इससे ज्यादा पेपर में बाहर आएगा ही नहीं कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री में 4 चीजें बताऊंगा और उन 4 चीजों से बाहर बिल्कुल भी पेपर नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए आप? तो चलिए देखते हैं क्या चीज है वो। देखिए, एक ये पहली बात तो राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। किसमें लगती है? राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। हम कह सकते हैं लंब में लगती है। क्या कह सकते हैं? लंब में लगती है। तो लंब में लगती है ये 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री के एंगल के सामने हमेशा क्या होती है आपकी हाइपोटेनियस होती है। क्या होती है आपकी? हाइपोटेनियस। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं। कहता है मैं बेस हूं, वो कहता है मैं बेस हूं, वो कहता है मैं परपेंडिकुलर हूं, तो कह रहा है मैं परपेंडिकुलर। जैसे तो कभी कभी तो ये बेस बन जाता है या परपेंडिकुलर बन जाता है, कभी कभी ये बेस बन जाता है या परपेंडिकुलर बन जाता है। ये डिपेंड किस पे करता है कि भाई अगर ये मान लो कभी तो ये फिक्स होंगे नहीं होंगे कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर वो बेस। तो ये कब होते हैं? ओनली डिपेंड ऑन एंगल की हाउ टू बी जज वो इज परपेंडिकुलर या वो इज बेस। ओके, क्लियर? तो चलिए एंगल मान लो, अगर एंगल मुझे ये दे रखा है कि मुझे एंगल ये फाइंड करना है, एंगल है तो मेरे पास परपेंडिकुलर होगी ये, तब मेरे पास बीसी की होगी परपेंडिकुलर, और फिर एसी की होगी मेरे पास बेस होगी, फिर एसी की होगी मेरे पास बेस होगी। लेकिन सपोज मान लो मुझे एंगल सी निकालना है। क्या निकालना है? तो सी, तो मेरे पास ए भी परपेंडिकुलर होगी और ये फिर बेस होगी। हमेशा एंगल के सामने परपेंडिकुलर ही होगी, हमेशा एंगल के सामने परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आई तो बताइए h² p² + b², ये रिलेशन होता है तीनों साइड के बीच का। यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिख देता हूँ बहुत जल्दी से। साइन थीटा का p/h, कॉस थीटा का b/h और टेन थीटा का p/b। इन्हें याद करने का एक तरीका बता देता हूँ। कभी जिंदगी भर में नहीं बोलोगे पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा जरूर पियेंगे। बीड़ी की बात आई और हम ना पिए, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ भैया बीड़ी पियेंगे, बताओ पिलाओ, कितनी पिला रहे हो? हमें बीड़ी पिला लो जल्दी से, क्योंकि हम जा रहे हैं बहुत जल्दी हरिद्वार। बम बम हर हर बोले। तो इसका कैसे होगा? आई मीन और क्या बताना मुझे? और थोड़ा सा टेन थीटा के बारे में पढ़ लेते हैं। टेन थीटा में प्यारी है, टेन क्या कहता है? साइन थीटा भी है। अगर घुसेड़ दोगे नीचे कॉस थीटा तो भी हमें काम चलेगा। लेकिन कॉट थीटा क्या कहता है? हाँ नहीं, हम ऊपर साइन थीटा को नहीं लेंगे, हम ऊपर कॉस थीटा को लेंगे। और कॉट कहता है मेरे अंदर नीचे साइन थीटा घुसेड़ दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ले घुसेड़ दो। ये होता है फॉर्मूले। और भी फॉर्मूले होते हैं, 3 फॉर्मूले। sec² थीटा - tan² थीटा = 1, sin² थीटा + cos² थीटा = 1, और जी आपका क्या cosec² थीटा - cot² थीटा = 1। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं है, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन ही मतलब आई मीन फॉर्मूला ही नहीं है आपके लिए। ठीक है, दैट इज इनफ फॉर यू एंड योर पेपर। ओके।
इतनी चीज समझ में आई तो जल्दी बताइए। हमारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, बस काम कर दिया, इसे आप कर दो। ट्रिग्नोमेट्री में जाते हैं, बता रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ आपको, निकालने सिखा देता हूँ चीज। अरे चल ए पी ए बी सी, इधर का 4, इधर की 3, या ये कितनी होगी ये मुझे निकालनी है। तो मुझे निकालनी है क्या, ए सी इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये भी आपको बताया था, ए बी कितनी देगी आपको 4 का स्क्वायर, बी सी कितनी देगी 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो जोड़ोगे तो 25 आ जाएगा इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। तो ए सी कितनी हो जाएगी आपके पास 5 हो जाएगी, ए सी कितनी हो जाएगी आपके पास 5 हो जाएगी। तो सपोज कर लो मुझे साइन ए निकालना है, क्या निकालना है मुझे, साइन ए निकालना है। तो ये रहा एंगल के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस और फिर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितनी आई थी 5 आई थी। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है ए का, साइन ए का फॉर्मूला होता है आपका पी बाई में एच, पी कितना आपका 3 बटे में 5, ये आंसर आ गया। ठीक है, एक ही क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और बाकी की जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है। बाकी कोई भी आप सब्जेक्ट ले लो, सही कह रहा हूँ, आराम से हो जाएगा, लेकिन मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है। देखो मैं वो नहीं हूँ कि जो आपको झूठ बोले या आपको बहकाए, ठीक है, मैं वो नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है, और जब तक आप मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। लिटरली कह रहा हूँ, लिटरली वास्तव में ये चीज सच है। अभी जो कोचिंग करा रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबली है कि पेपर में आ जाए, इसलिए मैं करा रहा हूँ। ठीक है, और रही बात अब 9 चैप्टर की और 12 चैप्टर की, तो मैं 9 चैप्टर का थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ। एक मिनट यार, इनका भी क्या हो गया, इनका खत्म हो गई। हाँ जी, चैप्टर 9 पढ़ते हैं। चैप्टर 9 में एक बात आती है एलिवेशन की, एक आती है डिप्रेशन की, एक किस चीज की आती है, डिप्रेशन की। डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन में चला गया भाई मैं, अब नहीं उठूंगा बिल्कुल भी। एलिवेशन होता है ऑब्जर्वर, एलिवेशन क्या होता है आपका ऑब्जर्वर, ए बी सी। मान लो मैं खड़ा हूँ, ये खड़ा, मैं उस एफिल टावर को देख रहा हूँ जो सामने मेरे लगा हुआ है। ओहो, हसीना बैठी है उस टावर पे, उसे देख रहा हूँ भाई मैं, घूर ताड़ देख रहा हूँ, बिल्कुल टकटकी नजरों से देख रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा आपका, टकटकी नजर से देखा, तो ये कहलाता है एलिवेशन। अब जो वो मुझे घूर के देख रही है, जब वो मुझे घूर के देख रही है तो तुम कुछ नहीं कह रहे रे, मैंने उसे घूर के देख लिया तो तुम मुझे मार रहे हो रे। जब वो देखती तो डिप्रेशन बनता है, जब वो देखती है तो डिप्रेशन में चला जाता है बंदा। अरे गली छोड़ के चले निकल जाए, बहुत मारूंगी तुझे। तो जब वो ताड़ के देखते तो डिप्रेशन कहलाता है, जब हम देखते हैं तो एलिवेशन कहलाता है बेटा भाई। हाँ जी, तो मैं बता रहा था डिप्रेशन क्या होता है, एलिवेशन क्या होता है। आई होप आपको समझ में आ गया। एलिवेशन जब भी आप कभी भी देखो ना तो कहना मैं एलिवेशन बना रहा हूँ, और जब भी कहो ना तुम देख रही हो मुझे तो कहना तुम डिप्रेशन बना रही हो, तुम डिप्रेशन में डाल रही हो, मुझे डिप्रेशन में डाल रही हो। ठीक है, एलिवेशन डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर। तो कहते हैं कि क्या हुस्न की परी हो तुम, कहते हैं क्या कि तुम पापा की परी हो। तो कैसे काम चलेगा कि पापा की परी हो, पापा का परा क्यों नहीं होता भाई, पापा की भी तो पर निकलते हैं, पापा का पर क्यों नहीं होता। देखो इजी क्वेश्चन आते हैं कि डिप्रेशन बनाया, आई मीन एलिवेशन बनाया, एक ग्राउंड से डिस्टेंस दे रखा आपको, मान लो 10, इधर का आपको 7। इस बिल्डिंग की हाइट बता दो मुझे। एक छत पे वो खड़ी है, एक छत पे तू खड़ा है, एक छत पे वो खड़ी है, एक छत पे तू खड़ा है, एक छत पे वो खड़ी है, एक छत पे तू खड़ा है। ये खड़ी हो, ये मैं बना भी देता हूँ आपके लिए। ये लो, इसे फ्रॉक पे मैंने पहना दी, इसे लीजिए, थोड़ी गंदी ड्राइंग है ये रे खड़े तुम बिल्कुल लल्लू से, तुम हंस रहे हो, लंबे लंबे बाल है तुम्हारे, कार्टून से मोटू पोटू से हो,
काट से मोट से कोट से हुक्म, और इधर के साथ, इधर के साथ। मुझे अभी इस बिल्डिंग की हाइट उठानी है। ये बिल्डिंग की हाइट क्या होगी तो बता दो कैसे क्या होगा। देखो पहली बात तो ये 7 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 7 होगी, ये बात आप याद रख लीजिए। जब ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ठीक है। अब बेसिकली मुझे ये वाली हाइट निकालनी है, और मुझे एलिवेशन कितने का दे रखा है बता दो। ये एलिवेशन दे रखा है मुझे कितने का, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री की नजरों में गाड़ गाड़ के देख रहा है, तो कैसे करेंगे। इस एफिल टावर की मतलब इस बिल्डिंग पे खड़ी है, छत पे खड़ी है हसीना, इस बिल्डिंग की हाइट कैसे निकालते हैं तो देख लीजिए आप कैसे निकालते हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपकी चैप्टर नंबर 9 जिसे हम कह रहे हैं। ऐसी क्वेश्चन आएंगे कि मान लो कोई एफिल टावर फ्लैक्स टैग खड़ा, तो ये हो गया एफिल टावर फ्लैक्स टैग है ये, और ये बिल्डिंग से आदमी देख रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बस ये थोड़ा मैं सिंपल लैंग्वेज में करा रहा हूँ लड़का लड़की की, जिससे आपको इंटरेस्ट आता है, बिकॉज बोथ जेंडर आर डिफरेंट टू ईच अदर, एंड जो बिल्डिंग या टावर वावर ऐसी कंडीशन होती है इनमें आपको कहाँ इंटरेस्ट आएगा। आपको तो थोड़ा सा नंबर दे दीजिए, इंस्टा आईडी दे दीजिए, बाद में टॉक कर, बस आई टॉक टू नेचर, आप टॉक टू नेचर। तो कैसे करते हैं इसे देख लीजिए, बहुत ईजी है। क्वेश्चन 45 डिग्री है, तो मेरे पास जो इस हसीना की जो यहाँ खड़ी है, मैं इसे ए डी मान लेता हूँ। मुझे निकाल लेना पहली बात तो ए डी, मुझे बताना है कि क्या होगा। तो मुझे पता है कि क्या, मैंने इसे मान लिया एक्स, क्या मान लिया मुझे, मैंने एक्स। तो जो मेरा ए डी बनना है, मेरा जो ए डी बनना है ये किससे बनना है, एक्स प्लस 7 से बनना नहीं बनना। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू निकाल दूँ तो मेरी ए डी की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे निकालेंगे मैं एक्स की वैल्यू, मैं कह रहा हूँ कि क्या इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई, तो इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई tan थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई बी। थीटा कितना दे रखा है 45, तो tan 45 इज इक्वल्स टू पी कितना दे रखा है परपेंडिकुलर कितना दे रखा है x, और अपॉन में बेस कितना दे रखा है 10। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल्स टू x बाई 10। तो x की वैल्यू भी क्या आ गई, सैचुरेट x इज इक्वल्स टू 10। ये लो, तो बेस पे क्या आ गई अब, तो ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 प्लस 17, 7 प्लस 10 इज 17। साल हम 10 7वीं मंजिल पे खड़े तो 17वीं मंजिल पे खड़ी, ये बात आ जाती है। इसलिए वो समझ ही नहीं पाती फीलिंग्स को, फिर ऐसे ही रह जाते हैं। तो चैप्टर 9 से यही क्वेश्चन एक रिलेवेंट है, जो कि आपको एफिल टावर वावर की फॉर्म में आएगा कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैक्स टैग है, फ्लैक्स टैग किसके ऊपर लगा हुआ है, टावर के ऊपर लगा है। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग से कोई उसे देख रहा है, कहते हैं फ्लैक्स टैग को, तो एलिवेशन ये बनना है, और ग्राउंड की बता देगा। तो क्वेश्चन पूछेगा बस इसी तरीके के हैं सारे क्वेश्चन। और तो आप बुक के बाद 2 क्वेश्चन लगा लीजिएगा, दैट इज गुड, दैट इज इनफ फॉर यू फॉर योर एग्जाम। ओके, थोड़ा बहुत बस आपको 12 चैप्टर का और बता देता हूँ, दैट्स इनफ। नाउ फिर हमारी क्लास खत्म। तो चैप्टर 12 तो 1 मिनट रुकेंगे, तो ये देखते हैं चैप्टर 12 में आपको बस एक चीज पढ़नी है, रिलेटेड टू सर्कल नाम है इसका। देखिए पहली बात तो 2 चीजें पढ़ाऊंगा बस, इससे बाहर क्वेश्चन कभी आता ही नहीं, मैंने तो अपनी लाइफ में देखा ही नहीं। मुझे वैसे बाय द वे 3 साल हो गए कंडक्ट कराते हुए बोर्ड एग्जाम को। ये मुझे एक थीटा एंगल और दो रेडियस और एक आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं सेक्टर। 2 रेडियस और एक आर्क के बीच का एरिया को हम कहते हैं सेक्टर। अब जी मैं कह रहा हूँ कि क्या ये भी 2 रेडियस है और ये भी बड़ी तो आर्क है, तो ये भी तो सेक्टर होनी चाहिए। तो हाँ ये भी सेक्टर है, लेकिन ये माइनर सेक्टर है, ये मेजर सेक्टर है। आपको माइनर मेजर का तो मतलब पता ही होगा, माइनर मतलब कम, मेजर मतलब ज्यादा। तो ये होता है सेक्टर, ये होती है आर्क। Q बराबर में एल आर, Q बराबर में एल बाई आर, ये एक फॉर्मूला होता है। अगर थीटा दे रखा होता है, लेंथ दे रखा होता है, तो रेडियस पूछ लेता है, रेडियस दी गई होती है और लेंथ दे दी गई होती है तो थीटा पूछ लेता है। और बाकी सारी मतलब इन तीनों में से कोई 2 चीजें दे देगा, बाकी सारी आपसे पूछ लेगा, एक ही पूछेगा। एक फॉर्मूला ये है Q इक्वल्स टू एल बाई आर, और आपका क्या एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, और फिर आपका क्या एरिया ऑफ सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो हाँ आपको बता रहा था ये किसका फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ
सेक्टर का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए अब क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है आपका थीटा अपॉन में 360 इंटू च्यू पाई आर, च्यू पाई आर, च्यू 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 जरूर आ जाता है वैसे, पता नहीं क्यों च्यू क्यों आ जाता है यहाँ पर हर जगह। एक होता है एरिया ऑफ सेगमेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पहले आप इसे नोट कर लीजिए फिर बताऊंगा एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है। बहुत हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एरिया ऑफ सेगमेंट। सेक्टर कभी कभी बार नहीं देता, वो सेगमेंट जरूर देता है, क्योंकि पता है उसे सेगमेंट में ही बच्चे गलती करते हैं। और लेकिन हम वो टीचर हैं जो बच्चे को बिल्कुल इजी फॉर्म में कराता है, हर चीज मक्खन लगा देता भाई साहब, फिसलेगा मामला। अब तुम चल गए उस पर तो फिसल जाओगे, आगे बढ़ोगे ही, पीछे नहीं। भाई साहब का भाई आगे खुद रहा है, चल नहीं पा रहा, अब रख दिया पैर तो फिसलोगे, आगे जाओगे, पीछे नहीं आओगे कभी भी। तो एरिया ऑफ सेगमेंट में कुछ इस तरीके से समझाऊंगा जो आपको कभी भी पेपर में मुश्किल होगी नहीं। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, इस तरह बना दिया, एक कोड एक आर्क के बीच का, एक कोड और आर्क के बीच का एक। देख लीजिए बच्चों, ये चैप्टर नंबर 13 के फॉर्मूलेज हैं, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। और मैं आपको एक और फॉर्मूला बता देता हूँ जो आपने नहीं लिखा होगा, इसे मैं बता देता हूँ आपको फॉर्मूला एरिया ऑफ सेगमेंट का। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा पाई के अपॉन में 360 माइनस हाफ ऑफ साइन थीटा। थीटा होता है दो रेडियस के बीच का एंगल, थीटा क्या होता है, दो रेडियस के बीच का एंगल, और आर क्या होता है आपका रेडियस होता है। तो यहीं पे होती है आपकी वीडियो खत्म। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी कुछ चीज समझ नहीं आई, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद दोस्तों।